गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जनता, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ए प्लस कॉमर्स क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फ्यूल वाला पार्ट हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके थे, जिसमें 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते थे। अगर आपको याद हो, फ्यूल को हम लोग बोलते थे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग दूसरे जो हमारे अंकल हैं, दैट इज टेलर अंकल, उनके बारे में बात करेंगे। फेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये क्या किए थे, इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मैनेजमेंट में। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं, जो कि बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स हैं और 7 हमारे टेक्निक्स हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 11 इन्होंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हम लोगों को प्रोवाइड किए हैं। इनका साइंटिफिक अप्रोच रहा है बेसिकली। अगर आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि दोनों बहुत अलग है, ऐसा वैसा, मेरा मानना थोड़ा अलग है। ठीक है, हम थोड़ा सा उनसे डिसएग्री करते हैं। क्यों डिसएग्री करते हैं? हमको ऐसा लगता है कि जो मेन काम था ना, जो मेन प्रिंसिपल बनाना था, वो फेयोल अंकल ने बना दिया था। ये थोड़ा सा लीपापोती है बस। अब लीपापोती क्या होता है, आपको पता है हमारे बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, हॉलीवुड से थोड़ा सा उठा लेते हैं, टॉलीवुड से थोड़ा सा उठा लेते हैं और उनको मिक्स करके अपना कुछ तो स्टोरी बना करके और आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं और बोलते हैं ये तो एकदम फ्रेश है। ठीक है, एकदम फ्रेश बोल के आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। ये पढ़ के आपको चैप्टर हल्का सा कुछ फील आएगा कि बहुत हद तक वहां से इंस्पायर्ड नहीं कहते क्या, वैसा है। बाकी साइंस वाइंस से कुछ खास इसका लेना देना है नहीं, नाम है बस, इतना ही। डरने की कोई बात नहीं, हम लोग कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाइंस से हम लोग डरते नहीं है। चलिए, तो इसके साथ बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर शुरू कर, मतलब टॉपिक शुरू करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली ये भी थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, जिसका फोकस क्या चीज के ऊपर है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर है, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमारे फेयोल अंकल भी तो यही बोल रहे थे, एफिशिएंसी बढ़ाना था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, इसी के ऊपर तो उनका भी फोकस था। पूरा नाम देख लीजिए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है। 19th और 20th सेंचुरी में इनका मेन बेसिकली योगदान रहा था। इनका प्राइमरी गोल था क्या चीज का, टू ऑप्टिमाइज लेबर प्रोडक्टिविटी, कि लेबर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है, कितना इनपुट में कितना आउटपुट आप जनरेट करते हैं, इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे हम कोई चैप्टर आपको 2 सेशन में कंप्लीट करवा रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे भी टीचर हो यूट्यूब पे या आप जिनसे पढ़े हो जो 1 घंटे में ही चैप्टर करवा देते होंगे, कोई ऐसे भी टीचर होंगे जो हो सकता है 10 मिनट में ही पढ़ा देते होंगे। तो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी की बात है, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स, इन्होंने क्या यूज किया था, मेथड्स यूज किया था, डिटेल एनालिसिस यूज किया था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, ये सब हम लोग अभी आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फोकस क्या चीज के ऊपर था, बेसिकली फोकस था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर। किसका, एम्प्लॉइज के, लेबर्स के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस था। अब बेनिफिट्स क्या था इसका, सबसे पहला बेनिफिट जो अभी हम लोग डिस्कस किए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बेसिकली होता है एक जैसा, एक समान, समानता। अगर आप हिंदी देखेंगे तो इसका हिंदी मिलेगा समानता। तो बेसिकली इन्होंने समानता लाने की कोशिश की कि हर जगह सिमिलर चीजें आपको मिले, सिमिलर क्वांटिटी, सिमिलर क्वालिटी, वो फोकस इन्होंने किया। क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका, कुछ लोग बोले कि डिह्यूमनाइजेशन है वर्कर्स का, कि वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादती की जा रही है, उनसे प्रोडक्टिविटी निकालने के चक्कर में उनको बंधुआ मजदूर बना दिया गया है। बेसिकली मोनोटोनी, मोनोटोनी मतलब कि डिससैटिस्फाई हो जाएंगे वर्कर्स। क्यों, एक ही काम को बार बार करते करते आदमी क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। तो वो मोनोटोनी का बात कर रहा है, मोनोटोनस हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो बोल दिया जाएगा वही करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, अपने हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकता है जो हमारा वर्कर है। वर्कर एलियनेशन मतलब वर्कर्स में डिससैटिस्फैक्शन की भावना होगी, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे अपने काम से, बोलेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, बोर हो गए यार, मजा नहीं आ रहा है, कि कुछ तरक्की नहीं हो रहा है जीवन में एंड ऑल। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया था, सर इतना स्पीड में क्यों चल रहा है, कि हमारा मेन मुद्दा नहीं है। मेन हम लोग को जो पढ़ना है वो टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स है। तो हम चाह रहे हैं जल्दी से हम लोग मेन मुद्दा पे आए ताकि उसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर सके। आ गया, चलिए। तो सबसे पहला हमारा जो प्रिंसिपल है उसका नाम देखिएगा, कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा 2 मिनट कि रूल ऑफ थंब क्या होता है। बेसिकली क्या ये अंगूठे के बात हो रहा है, नहीं। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जनरल रूल, सदियों से चली आ रही परंपरा। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ प्रथा है कि कोई भी गेस्ट आए, कोई भी मेहमान आए तो उसको पैर छू के हम लोग प्रणाम करते हैं। ये क्या है, ये एक जनरल रूल है, ये एक रूल ऑफ थंब है जो हमारे यहाँ चला आ रहा है सदियों से। पर
मान लीजिए हमारे बाद जो जनरेशन आएगा, मेरा जो बच्चा होगा या मान लीजिए मेरे बच्चे का जो बच्चा होगा, जो मेरा पोता होगा या नाती होगा, हम थोड़ा फ्यूचर टेंस का बात कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से हम रिलेट कर पाए। जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी, हो सकता है वो पैर छू करके बड़ों का आशीर्वाद ना ले। वो हमको बोले कि हे डैड्स कैसे हैं आप? या हे हमको हाय दादू बोल रहा है या हाय पॉप्स बोल रहा है, या हमको हो सकता है नाम लेके फॉरेन में आप देखते हैं वेस्टर्न कल्चर है, वहां पे नाम लेके लोग अपने माता पिता को बुलाते हैं या अपने टीचर को नाम लेके बुलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग डिसरेस्पेक्ट करते हैं, उनका कल्चर ही वही है। हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी उससे इंस्पायर्ड हो जाए, इन्फ्लुएंस्ड है। आप लोग भी बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़े जा रहे हैं, आप लोग भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उससे। तो हो सकता है हमारा बच्चा भी क्या हो जाए, पैर छूना बंद कर दे, वो भी हाय हेलो करके हमको ग्रीट करने लग जाए। तो क्या इस चीज के लिए हम उसको फांसी पे चढ़ा देंगे क्या? नहीं। हमारे टेलर अंकल बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सदियों से चले आ रही परंपरा है, जो भी हमारा रूल ऑफ थंब है, जो इतने दिनों से प्रोसेस फॉलो होते जा रहा है, उसको आंख बंद करके कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके इसमें से निकालेंगे कि कुछ ऐसा कोई पार्ट है जो आज के डेट में एग्जिस्ट करता है, जो आज के डेट में भी हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर कोई पार्ट है तो उसको भी रखते हैं और फिर साइंटिफिकली मतलब इनोवेटिव तरीके से कुछ नया कुछ प्रोसेस ला करके और फिर एक नया प्रोसेस बनाया जाए, ताकि जो पुरानी वाली प्रथा है उसको क्या कर सके, हम रिप्लेस कर सके और फिर नए तौर तरीके से काम हो। अब नए तौर तरीकों से काम होगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा यही होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर एंड ऑफ द डे तो फिर बात प्रोडक्टिविटी पे हाँ, इस प्रिंसिपल का मेन मोटो ही वही है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के बारे में ही तो बात कर रहे हैं फ्यूल अंकल, सॉरी टेलर अंकल हमारे। किसके प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेबर के प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि लेबर के प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से वो अपने टास्क को और बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से करे, ना कि जो सदियों से चले आ रहे परंपरा के हिसाब से वो करता चला आ रहा था उस पे करे, उसको भूल जाए और आगे बढ़े और साइंटिफिक तरीकों से वो काम करे, ताकि उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। ठीक है। कन्वेंशनल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब जो शुरू से चला आ रहा है वैसे काम नहीं करना है हमको, देख रहे हैं, रादर देन रिलाइंग ऑन कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, बल्कि उनको क्या चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए और बेस्ट वे ढूंढ के निकालना चाहिए कि काम करने का एक बेस्ट तरीका ढूंढ के निकालते हैं और फिर उसके हिसाब से काम करते हैं, ताकि क्या हो, एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल है वो बोलता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हार्मोनी का मतलब क्या है, हार्मोनी मतलब होता है भाईचारा। हार्मोनी मतलब क्या होता है, भाईचारा। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। डिस्कॉर्ड मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। तो बेसिकली हमारे टेलर अंकल बोलते हैं कि जो एम्प्लॉइज है, अब देखिएगा प्लीज समझिएगा बात को, एक ऑर्गेनाइजेशन दो पक्ष से चलता है। एक तरफ होते हैं हमारे एम्प्लॉइज, ठीक है, जो हमारा वर्क फोर्स जिसको आप लोग बोलते हैं, और दूसरे तरफ होता है हमारे मैनेजर्स। अब एम्प्लॉइज जो है वो मैनेजर से हमेशा इनके बीच में क्या चलते रहता है, दुश्मनी, एक वॉर चलते रहता है। शायद मेरे हिंदी में थोड़ा सा इश्यू है, दुश्मनी चलती रहती है किसके बीच में, एम्प्लॉयज और मैनेजर के बीच में। फ्यूल अंकल यही बात कह रहे हैं कि हार्मोनी होनी चाहिए, ना कि डिस्कॉर्ड होनी चाहिए। किसके बीच में, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में भाईचारा होना चाहिए, ना कि दुश्मनी। इस दुश्मनी को हटा दो और भाई भाई बन के रहो। अब भाई भाई बन के अगर नहीं रहते हैं तो नुकसान किसका है, अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। अब इसमें क्या, इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि हम कोई अपने वर्कफोर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कुछ बोल रहे हैं काम करने के लिए और वो काम नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं क्या, नहीं करूंगा, चाहो नहीं करेंगे, बस उसका तरीका मेरे को बात करने का अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करेंगे। वो हम ही को सिर्फ काम करने बोलता है, हम नहीं करेंगे। हमको बहुत प्रेशर देते रहता है, बहुत परेशान करता है, सर बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट करता है, हम नहीं करेंगे। मतलब क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, हमको कुछ भी बोला जा रहा है, अच्छा भी बोला जा रहा है, अच्छा भी बात बोल रहा है मैनेजर, हमको बुरा लग रहा है, हम उसको भला बुरा कह रहे हैं, हम उसको कोस रहे हैं, हम बोल नहीं करेंगे काम, हम आलसपन कर रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, बात को टाल रहे हैं, लेकिन हम काम नहीं कर रहे। क्या हो रहा है इससे, इससे इनके बीच में डिस्कॉर्ड आ रहा है, लड़ाई झगड़ा आ रहा है, मतभेद आ रहा है, किसके बीच में, एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के बीच में। अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं अचीव नहीं होगा।
अब इसमें एक पॉइंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पीपीटी में, हम आपको अलग से बता रहे हैं ताकि जो लोग क्लास करें उनको ही सिर्फ ये बात समझ में आए। मेंटल रेवोल्यूशन, प्लीज इसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपको इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। मेंटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है बेसिकली? मेंटल रेवोल्यूशन मतलब होता है कि फेवल अंकल सीधा सा बात बोलते हैं कि एम्प्लॉयज और मैनेजर्स एक दूसरे को देखने का नजरिया, क्या चीज? देखने का कलर ये अच्छा नहीं है, देखने का नजरिया क्या करना चाहिए पता है? चेंज करना चाहिए। क्या नजरिया से ये लोग आपस में एक दूसरे को देख रहा था, याद है क्या आपको? दुश्मन के नजरिया से। वो बोल रहा था तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है, तू हमको कुछ मत बोल, तू मेरा दुश्मन है, तुम्हारा हम कोई बात नहीं सुनेंगे, तुम जो भी बोलोगे हम उसको इग्नोर मार देंगे, हम उसको टाल देंगे, तुम जो भी बोलोगे हम उसको नहीं करेंगे। दुश्मनी साथ के रखे थे, किसके साथ? मैनेजर के साथ। मैनेजर भी अच्छा मैनेजर भी कम नहीं है, मैनेजर एम्प्लॉयज को क्या समझ रहा है? मैनेजर भी एम्प्लॉयज को बंधुआ मजदूरी समझ रहा है। बोल रहा है तुम सैलरी क्या लेते हो बे, तुम सैलरी क्या लेते हो, तुम सैलरी ले लो तो तुमसे हम काम करवाएंगे, तुमको कोल्हू का बैल बनाएंगे, जोतवाएंगे तुमको, खेत में काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? दोनों एक दूसरे को इसी तरह से देख रहा है। मेंटल रेवोल्यूशन के थ्रू हमारे टेलर अंकल सिंपल सा बात बोलते हैं कि ये जो नजरिया है, क्या चीज का नजरिया? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सॉरी मैनेजर और एम्प्लॉइज को, मैनेजर और टास्क फोर्स को आपस में देखने का इस नजरिया को चेंज करने का जरूरत है। उन दोनों को एक दूसरे को भाई भाई की तरह देखना चाहिए, भाईचारा लेके आना चाहिए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये देखने का नजरिया चेंज करना, इसी को बोलते हैं हम लोग मेंटल रेवोल्यूशन। कौन दिया था ये? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, इन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। अब तीसरा हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब एक बात बोलते हैं आपको, ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल ही है, ठीक है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल ही है, बस कपड़ा बदल के आ गया है। कपड़ा बदल के आ गया है एज इन मतलब सेम पॉइंट है। कोऑपरेशन मतलब भी तो तालमेल ही होता है। ये प्रिंसिपल भी भाईचारा के बारे में ही बात करता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक्सटेंशन मतलब जो इसमें लिखा हुआ है वो तो है ही, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, HND लिख दिया, ठीक है? जो इसमें लिखा हुआ है वो तो इसमें है ही, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा भी है, कुछ एक्स्ट्रा भी है। क्या एक्स्ट्रा है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसमें बोलता है कि नजरिया तो चेंज करना ही है। इसमें बोलता है भाईचारा तो होना ही चाहिए। इसके अलावा हम लोग एक चीज के ऊपर हमारे जो भी एम्प्लॉइज होंगे हम लोग उनको क्या करेंगे पता है? हम लोग उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे। क्या चीज में? हम लोग उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे डिसीजन मेकिंग में। हम लोग क्या चीज में पार्टिसिपेट करवाएंगे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाएंगे। किसको? एम्प्लॉइज को। हम लोग कौन है? मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स क्या करेगा? एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया गया है इस प्रिंसिपल में, इसका नाम क्या दिया गया है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें टेलर अंकल सिंपल सा बात बोलते हैं कि ठीक है भाईचारा तो बहुत जरूरी है, बिना भाईचारे के तो काम ही नहीं चलेगा। दुश्मनी की जो भावना है मैनेजर्स और टास्क फोर्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, उसको तो हटा के फेंक ही देना चाहिए। इसके अलावा भी जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। उनको, आपको याद है इनिशिएटिव प्रिंसिपल हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, जो हम लोग को फेवल अंकल ने दिया था, उसमें भी तो यही चीज था कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं कि वो लोग सामने से क्या करें, इनिशिएटिव लेके हमको ये काम दीजिए, हम ये काम पूरा करके देंगे। वही पॉइंट तो है यहाँ पर भी। यहाँ पे भी टेलर अंकल यही बात बोल रहा है कि हम लोग अपने एम्प्लॉयज को क्या करेंगे? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है? तो इससे फायदा क्या होगा? ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये जो लाइन है ना, इस लाइन को आप लिख लीजिए कहीं पे, ये एक हैक है। हर जगह चेपते रहिएगा, हर जगह चेपते रहिएगा, आपका काम होते जाएगा। इसके अलावा एक और हैक दिए थे हम वापस से लिख दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एक लाइन और दिए थे आपको, ये भी एक हैक है, इसको भी लिख के रखिएगा, इसको भी जहां मन वहां छेप दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। चौथा जो हमारा प्रिंसिपल है, आखिरी प्रिंसिपल, वो कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आपको एक बात सुने होंगे, कहते हैं, कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। ये प्रिंसिपल इसका ठीक उल्टा बोलता है। ये बोलता है हमको हर एक एम्प्लॉइज को, हर एक एम्प्लॉइज के ऊपर फोकस करना है, हर एक एम्प्लॉइज को साथ लेके चलना है, हर एक एम्प्लॉय के एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अब आप बोलेंगे सर हर एम्प्लॉय के, जो गधा एम्प्लॉय है उसका भी, जो तेज एम्प्लॉय है उसका भी? हम बोले हाँ भाई हाँ, सबके एफिशिएंसी को बढ़ाना है। सर इससे क्या होगा? जब हम हर एक एम्प्लॉय के एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे ना, तो सब कोई मिल करके, याद है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। जब सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करेगा तो अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? अल्टीमेटली फायदा होगा ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा बात बोलता है कि सभी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज के एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। अगर सबके एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली फायदा क्या होगा? हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, हमको पता है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ टेक्निक्स दिए हुए हैं, कुछ क्या 7 टेक्निक्स है हमारे पास, उन 7 टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला टेक्निक क्या है हमारा? सबसे पहला टेक्निक है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसमें एक चीज और था, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। यहाँ पे ग्रेडिंग वर्ड रह गया है, एडिटर थोड़ा सा बदमाशी किया है, बदमाशी क्या, उसे छूट गया होगा, अनइंटेंशनल मिस्टेक है ये। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, अब इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब सिंपल सा होता है कि हमारा सारा प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी, सिमिलर क्वालिटी और सिमिलर क्वांटिटी का होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोलकाता जाते हो और कोलकाता में आप पेप्सी खरीदते हो स्टेशन पे और पीते हो, आपको कुछ टेस्ट समझ में आएगा। फिर आप कोलकाता से जाते हो दिल्ली घूमने के लिए, फिर दिल्ली में भी आप पेप्सी खरीदते हो, वहां पे भी पेप्सी टेस्ट करते हो। फिर मुंबई आते हो, फिर मुंबई में भी पेप्सी टेस्ट करते हो। फिर चेन्नई जाते हो, चेन्नई में भी पेप्सी टेस्ट करते हो। क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं आप इंडिया में हर जगह अलग अलग जगह जा रहे हो और हर जगह पेप्सी जाकर के क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो। क्या आपको कहीं पे भी पेप्सी के टेस्ट में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस मिलने वाला है क्या? द आंसर इज नो। आप कहीं पे भी जाओ इंडिया में, ऑल ओवर कहीं पे भी इंडिया में जाओ, आपको पेप्सी के टेस्ट में कोई फर्क नहीं मिलने वाला है। हर जगह आपको पेप्सी का सिमिलर टेस्ट आएगा, सेम टेस्ट आएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब हमारा जो क्वालिटी होगा उस क्वालिटी में समानता होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, हम हिंदी में एक वर्ड दिए थे, समानता होनी चाहिए कहीं पे भी। अब अगर ऐसा मार्केट में सोचिएगा, हल्ला उड़ जाए कि पटना में पेप्सी मत पीना, पटना में जो पेप्सी मिलता है ना उसमें कीड़ा पाया जाता है या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, वो पीने में मजा नहीं आता, अच्छा नहीं होता। कलकत्ता में जो पेप्सी मिलता है ना वो बहुत बढ़िया है। तो क्या होड़ नहीं लग जाएगा क्या? जितने भी यहाँ पे दुकानदार होंगे सब लोग पटना वाले होलसेलर से माल ही खरीदना बंद कर देंगे, बोलेंगे नहीं तुम्हारा पटना में पेप्सी अच्छा नहीं है। वो लोग किससे माल कर देंगे? कोलकाता से माल खरीदना शुरू कर देंगे। अब बात समझिए, सारे लोग कोलकाता से माल खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल गड़बड़ा जाएगा, पटना वाले का तो धंधा ही ठप पड़ जाएगा। तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन होना किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में बहुत जरूरी है। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो शार्क टैंक में जब भी बहुत सारे लोग आते हैं अपना बिजनेस आइडियाज लेकर के, वो अपने शार्क को आइडियाज पिच करते हैं और कितने सारे आइडियाज बहुत बेहतरीन होते हैं लेकिन उनको नहीं मिल पाता है फंड। क्यों? क्योंकि जो शार्क होते हैं वो बोलते हैं कि आप इनको स्केल नहीं कर पाओगे, आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे नहीं कर पाओगे। तो वो बोलता है सर क्यों? तो बोलता है कि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक आया था, वो बोला था कि मेरे दादी अम्मा का रेसिपी है, उस रेसिपी से हम अचार बनाते हैं और बहुत अच्छा है। तो वो लोग टेस्ट करा था और अचार उसका जेन्युइनली बहुत अच्छा था। दादी माँ का रेसिपी वाज वेरी गुड। बट
आप इसको स्केल कैसे करोगे? अभी तो छोटा-मोटा लेवल पे आप काम कर रहे हो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो बना रहे हो, तो आप अपने हाथ से बना ले रहे हो। जब आपको कल 5,000 किलो, 10,000 किलो पूरे इंडिया में अचार सप्लाई करना होगा, तो आप हाथ से तो नहीं बना पाओगे। ऑटोमेशन करना पड़ेगा, फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, मशीन डालना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा? एग्ज़ैक्टली वो दादी माँ का रेसिपी वाला टेस्ट कैसे आएगा? वो तो हमारे हाथों से ही आ सकता है, वो तो दादी माँ के हाथों से ही आ सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना पॉसिबल नहीं था। क्वालिटी में फिर क्या आ जाता? डिफरेंसेस आ जाता। अब जैसे बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है हमारे इंडिया में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, लेकिन उनका क्वालिटी हर जगह का एक नहीं है। अब एग्जाम नहीं लेना चाहते हम, बहुत सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि उसमें एक फैकल्टी थे और वो फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। ठीक है, नो डाउट वो फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, हमको उनके कैपेबिलिटी पे जरा सा भी शक नहीं है। पर जब वो फैकल्टी अपना फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर दिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह गली मोहल्ला में फ्रेंचाइजी खोले जा रहे हैं, हर जगह पटना में फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, सहरसा में फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, छोटे-छोटे शहरों में जाके फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। और बच्चा तो उस फैकल्टी को जान रहा है, एक्स वाई जेड जो भी बहुत बड़ा फैकल्टी है, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, वो बहुत टैलेंटेड है। हम भी उनका वीडियो वगैरह अगर देखे हैं, बहुत टैलेंटेड है वो। लेकिन बच्चा तो उनका चेहरा देख करके सहरसा जैसे छोटे जगह पे उनके कोचिंग में जा रहा है पढ़ने के लिए। उसको लग रहा है बच्चा को कि वही फैकल्टी सहरसा आएंगे पढ़ाने के लिए। क्या पॉसिबल है? क्या वो फैकल्टी कभी आएंगे? क्या नहीं? वहां पे तो वही लोकल, वहां पे जो टीचर्स होंगे, सस्ते वाले टीचर्स, उनसे वो लोग पढ़वा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो फैकल्टी का आप चेहरा देख करके सहरसा वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हो, आपको वहां पर भी सिमिलर लेवल का टीचिंग मिलेगा? द आंसर इज नो। आपको वो वाला टीचिंग वहां पे मिल नहीं सकता। क्वालिटी में डिफरेंसेस आ जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलर क्वांटिटी का आप सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते दो जगह पे। यही रीजन है कि ए प्लस कॉमर्स क्लासेस की कोई ब्रांच नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक ही ब्रांच है। हम लोग क्वालिटी में विश्वास करते हैं। ठीक है, कल भी आप आइएगा तो आपको हम ही मिलेंगे मेरे सभी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के। कल को अगर ए प्लस कॉमर्स क्लासेस थोड़ा सा डाइवर्स भी होता है, कहीं नया ब्रांच भी खुलता है, तो पढ़ाने वाला फैकल्टी वहां पे अमन अनुराग ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग मेंटेन करते हैं कि जो क्वालिटी आपको यहाँ इस क्लासरूम में मिलेगा वही आपको दूसरे क्लासरूम में भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फैकल्टी हम ही है। तो स्टैंडर्डाइजेशन इसी को बोलते हैं, समानता होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। ऐसा कौन बोलता है? टेलर अंकल बोलते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा जो हमारा टेक्निक है, वो है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी बहुत सिंपल सा बात बोलता है एक काम को करने के 50 तरीके हैं। किसी भी काम को करने के 50 तरीके हैं। तो क्या 50 तरीका से काम करे? द आंसर इज नो। 50 तरीका से काम नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना है? हमको करना है फाइंडिंग अ बेस्ट वे टू कंप्लीट द टास्क। हमको क्या करना है? हमको फाइंडिंग अ बेस्ट वे टू कंप्लीट द टास्क। हमको एक बेस्ट तरीका निकालना है काम को पूरा करने का। बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? बेस्ट इसलिए बोल रहे हैं ताकि ऐसा कोई तरीका हो जिसमें हमारा कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए, और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, क्या चीज हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाए? वो मैक्सिमम हो जाए। हमारा खर्चा एकदम मिनिमम हो जाए और हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्सिमम हो जाए। उसको हम लोग बोलेंगे मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हमको क्या करना है? हमको बेस्ट वे निकालना है, काम करने का बेस्ट तरीका, जिसमें हम खर्चा को अपना कम से कम कर सके, मिनिमाइज कर सके और हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो उसको क्या बोलेंगे? मेथड स्टडी। फिर एक हमारा प्रिंसिपल है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। इसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, इसके लिए हम आपके लिए पूरा ग्राफ बना करके लाए हैं। एडिटर हमारा बहुत अच्छा काम किया है। फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली ये क्या है, प्लीज इसको समझिएगा। आप प्लीज जो जो भी हमारी महिला स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या किसी एक इंसान में सारा क्वालिटी हो? मतलब होता है ना कि सबका बहुत अलग अलग डिमांड होता है, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे पार्टनर में कैसा रिक्वायरमेंट होना चाहिए। किसी को पसंद है कि मेरा वाला बहुत अमीर होना चाहिए, ही मस्ट बी वेरी रिच। किसी का होना चाहिए कि वो बहुत ओबीडियंट होना चाहिए, कि मेरा सारा बात सुने। किसी का होता है कि बहुत टॉल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। किसी का बहुत गोरा होना चाहिए, बहुत हैंडसम होना चाहिए, कि लुक्स मैटर। कोई बोलता है लुक्स डजंट मैटर, कोई बोलता है गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। मीम्स वगैरह भी बनता है गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो क्या है, हर किसी की अलग अलग अपनी क्वालिटीज है। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बोल रहा है कि हमको ये सारा क्वालिटी एक ही इंसान के अंदर चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हो सकता है ये पॉसिबल है, लेकिन टेलर अंकल बोल रहे हैं कि सारी की सारी मैनेजेरियल क्वालिटीज,
सारी की सारी मैनेजरियल क्वालिटी किसी एक इंसान में हो, ऐसा मुश्किल है, ऐसा संभव नहीं है। कौन बोल रहा है ऐसा? एफ.डब्ल्यू. टेलर बोल रहे हैं। तो फिर उनसे बोला गया तो फिर इसका ऑप्शन क्या है? उन्होंने बोला कि हम एक मैनेजर के टास्क को 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 8 हिस्सा। 8 पार्ट्स में हम क्या करेंगे? वर्क को डिवाइड कर देंगे। वर्क को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 8 स्मॉल जॉब्स में। अब पहले क्या किए है? डिपार्टमेंट बनाया है, 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट बनाया है। एक तरफ प्लानिंग डिपार्टमेंट बना दिए हैं और एक तरफ उसका एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिए हैं। तो पहले डिपार्टमेंट अलग किए उनका, फिर दोनों डिपार्टमेंट में 4-4 जॉब्स रख दिए हम लोग। कितने जॉब्स रख दिए? 4 जॉब्स इधर और 4 जॉब्स इधर। ये आठों के आठों जॉब्स किसके हैं? वो उसी मैनेजर के हैं। उसका नाम के ऊपर अभी हम लोग आएंगे, नाम के ऊपर बाद में आएंगे, पहले फंक्शन के बारे में समझ रहे हैं। ये आठों के आठों फंक्शन उसी एक मैनेजर के हैं। ये 8 फंक्शन में क्यों बांटे हैं टेलर अंकल? क्योंकि उनका कहना है कि किसी एक आदमी में सर्वगुण संपन्न होना किसी एक आदमी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा टेलर अंकल बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। आप बोल सकते हैं कि सर मेरा वाला तो परफेक्ट है, होगा आपका वाला परफेक्ट। हम कह रहे हैं कि आठों के आठों क्वालिटीज होना, सॉरी टेलर अंकल बोल रहे हैं, आठों के आठों क्वालिटीज होना एक मैनेजर में पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। इसीलिए क्या करेंगे? हम लोग एक वर्क को 8 जॉब में डिवाइड कर देंगे। अब आठों जॉब के लिए हम लोग अलग अलग मैनेजर लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? उसी मैनेजर का नाम दिया गया है यहाँ पर वर्कमैन। उसको नाम क्या दिया गया है? वर्कमैन, या फिर इसको हम लोग प्यार से फोरमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्यार से इसको हम लोग फोरमैन भी कहते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल का अगर आप नाम देखेंगे, सॉरी टेक्निक का नाम देखेंगे, फंक्शनल फोरमैनशिप। टेक्निक का नाम क्या है? फंक्शनल फोरमैनशिप। क्योंकि इसमें जो मैनेजर काम करता है वो बेसिकली, बता दे रहे हैं हम आपको, चैप्टर नंबर 1 आप लोग पढ़ चुके होंगे आई होप। वो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर होता है। जो इसमें काम करता है ना, वो बेसिकली सुपरवाइजरी, जो तीसरा होता है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और तीसरा वाला ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। गरीब लेवल लोग बोलते हैं लोअर लेवल, हम लोग नहीं बोलते, ठीक है? तो सुपरवाइजरी लेवल का ये मैनेजर होता है बेचारा, उसको हम लोग प्यार से वर्कमैन भी बोलते हैं या फिर फोरमैन भी बोलते हैं। तो टेलर अंकल का ऐसा मानना है कि किसी एक वर्कमैन में सारी की सारी क्वालिटीज होना मुश्किल है, मुश्किल है। ऐसा वर्कमैन ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे? इसके काम को आसान करने के लिए इस पूरे के पूरे वर्क को 8 अलग अलग जॉब्स में डिवाइड कर देंगे। उसके लिए कितने वर्कमैन रखेंगे, कितने फोरमैन रखेंगे? 8 फोरमैन रखेंगे। अब एक एक करके 8 फोरमैन के टास्क को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला फॉरमैन का नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। एज द नेम सजेस्ट, इनका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन कार्ड बनाना जिसमें सीक्वेंस वगैरह लिखा रहता है कि हाँ किस सीक्वेंस में काम हमारा होने वाला है। इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है। दूसरा क्या है? रूट क्लर्क, रास्ता बनाता है, कहते हैं ना उसको रोड मैप। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारा टास्क है उसका क्या करने वाला है? रोड मैप क्रिएट करने वाला है। तीसरा है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका काम क्या होगा बताइए? इसका काम होगा, समझ ही गए होंगे, टाइम कैसे क्या कर सके? सेव कर सके। कॉस्ट कैसे क्या कर सके? सेव कर सके। खर्चा बचाने के बारे में सोच रहा है, टाइम बचाने के बारे में सोच रहा है, काम टाइम पे हो रहा है कि नहीं उसके बारे में सोच रहा है। डिसिप्लिनेरियन, एज द नेम सजेस्ट, रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, इसका काम क्या है? रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं ये मेक श्योर करना। फिर अब आ जाइए, ये हो गया प्लानिंग वाले हो गए। ये प्लानिंग, इनका एग्जीक्यूशन से संबंध नहीं है, प्लानिंग वाले थे। अब एग्जीक्यूशन साइड आइए। अब सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या बोल रहा है? वर्क स्पीड से, मतलब वर्क स्पीड के ऊपर फोकस है, मतलब काम तेजी से हो रहा है कि नहीं। तेजी मतलब कितना तेजी? जिस स्पीड से एक्सपेक्टेड था। अरे प्लानिंग बॉस जो था, जो हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड का अलग था, जो हमारा टाइम एंड कॉस्ट का था, ये लोग एक टाइम डिसाइड किया होगा ना कि ये जो हमारा टास्क है, पर्टिकुलर टास्क, इसको करने में 2 घंटा लगना चाहिए। अब एक्चुअली में 2 घंटा लग रहा है कि नहीं ये इसको थोड़ी ना पता है, तो प्लानिंग करके दे दिया। एक्चुअली में बताएगा कौन? एक्चुअली में बताएगा प्रोडक्शन वाला, जो एग्जीक्यूशन पार्ट देख रहा है वो बताएगा, मेक श्योर करेगा कि ये काम 2 घंटे में हो रहा है कि नहीं। ये काम किसका है? स्पीड बॉस का। दूसरा है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या करता है? गैंग बॉस सबको साथ में लेकर के चलता है। ये मेक श्योर करता है कि सभी लोग सिमिलर डायरेक्शन में एज पर प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं, एज पर प्लान काम कर रहे हैं कि नहीं। रिपेयर बॉस, रिपेयर बॉस क्या करता है बताइए? अगर कुछ भी खराब हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मशीन वगैरह में, उसको रिपेयर करने का काम करता है। और लास्ट में क्या है? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है बेसिकली? कि मशीन को रेडी कंडीशन में रखने का काम करता है। जो भी इंस्पेक्टर होगा वो रेडी कंडीशन में रखेगा और साथ में
क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर ये फोकस करेगा। क्या चीज के ऊपर फोकस करेगा? क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर फोकस करेगा। यहां पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, यहां पे एक चीज और ऐड कर लीजिएगा। रिपेयर बॉस में तो आप ऐड कर लिए, ये क्वालिटी कंट्रोल हो गया, रिपेयर बॉस हो गया। गैंग बॉस में होता है, इनका काम होता है कि मशीन्स रेडी फॉर ऑपरेशन है कि नहीं ये मेक श्योर करना। गैंग बॉस में लिखिएगा कि मशीन रेडी फॉर ऑपरेशन है या नहीं ये मेक श्योर करना। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ये गैंग बॉस वाला पार्ट हम इंस्पेक्टर वाले में बोल दिए थे, ठीक है। हमको बाद में रियलाइज हुआ कि हम इंस्पेक्टर वाले में ये वाला पॉइंट बोल दिए। गैंग बॉस में ये वाला चीज होगा कि रेडी फॉर ऑपरेशन है या नहीं। ये किसका काम होता है? गैंग बॉस का काम होता है। बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंस्पेक्टर का काम क्वालिटी कंट्रोल, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप का टेक्निक था, थोड़ा लेंदी था, बट हम आपको कोशिश किया अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। प्लीज इसको जरूर पढ़ के जाएगा, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब आगे देख रहे हैं अगला हमारा कौन सा टेक्निक है। अब छोटा छोटा टेक्निक है। सबसे पहला मोशन टेक्निक, मोशन स्टडी है। मोशन स्टडी क्या चीज के बारे में बात कर रहा है? फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है कि बेसिकली ये बात करता है स्पीड के बारे में, कि जिस स्पीड से काम एक्सपेक्टेड था क्या उसी स्पीड से हमारा काम हो रहा है कि नहीं। अगर कोई अननेसेसरी मूवमेंट्स है, अननेसेसरी मूवमेंट्स मतलब हिंदी में बोले तो फालतू का अगर कोई मूवमेंट्स है, फालतू का मूवमेंट मतलब क्या हुआ सर? अब जैसे फालतू का मूवमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। फालतू का मूवमेंट में क्या हो सकता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए प्रोडक्शन का काम है, हम लोग को रॉ मटेरियल में दाल चावल ये सब चीज का जरूरत पड़ता है। हम कुछ रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं सपोज कीजिए, ये सब हमको जरूरत लगता है, रॉ मटेरियल हमको डेली मंगवाना पड़ता है, डेली। अब हम क्या किए हैं, मेरा स्टोर रूम ना 6ठे माले पे बना दिए। कितने माले पे? 6ठे माले पे बना दिए। अब जब भी रॉ मटेरियल आता है तो पहले नीचे रखता है वो लोग गोडाउन में, उसके बाद उसको उठा करके 6ठे फ्लोर पे फिर दोबारा से क्या करता है, शिफ्ट करता है। आपको नहीं लग रहा कि अननेसेसरी मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर? अननेसेसरी मूवमेंट होता है। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 6 फ्लोर पे क्यों चढ़ाते? कैसे चढ़ा देंगे बताइए? रोड बनवा देंगे क्या डायरेक्ट 6 फ्लोर पे? तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि हमारा जो स्टोर था उसको ही हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे ले आते। अगर हमारा स्टोर ग्राउंड फ्लोर पे आ जाता तो डायरेक्ट माल कहाँ उतरता? ग्राउंड फ्लोर पे। तो अननेसेसरी जो मूवमेंट था वो हट गया ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन स्टडी। अगर फालतू में कोई भी मोशन हो रहा है, फालतू में कोई भी मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही एलिमिनेट करेंगे क्या बढ़ जाएगा? हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब टाइम स्टडी पे आते हैं। टाइम स्टडी बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि हम ये पता करेंगे कि एक काम को करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है उसको हम लोग मेजर करेंगे। अब कैसे मेजर कर सकते हैं? परफॉर्म करके मेजर कर सकते हैं, स्टॉप वॉच लेकर के मेजर कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर अलग अलग आदमी तो अलग अलग स्पीड में काम करता है। हम बोले हाँ, हम एवरेज आदमी का बात कर रहे हैं। आई यूज द वर्ड एवरेज, नहीं किए तो अभी कर दे रहे हैं। एवरेज इंसान कितने समय में काम पूरा कर सकता है। ना हम किसी गधा एम्प्लॉय को लेकर के चेक करने का कोशिश करेंगे, ना ही हम बहुत तेज इंसान को लेकर चेक करने की कोशिश करेंगे। एवरेज इंसान एक टास्क को कितने समय में कंप्लीट कर रहा है उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग टाइम स्टडी। फिर हमारा फटीग स्टडी। फटीग स्टडी दो चीज के बारे में बात करता है, एक इंटरवल के बारे में बात करता है और एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। अब ये क्या है? मान लीजिए हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। आप जैसे स्कूल जाते हैं तो आपको पता है, आपको याद है आपके स्कूल में ब्रेक होता था, रिसेस जिसको आप लोग बोलते थे। हमारे स्कूल में 2 ब्रेक होता था। हमको नहीं पता आपके ब्रेक में कितना, आपके स्कूल में कितना होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे स्कूल में 2 ब्रेक होता था, एक लंच का रिसेस होता था और एक बाद में छोटा सा स्नैक बोल के रिसेस होता था। जो लंच का रिसेस होता था वो आधे घंटे का होता था। मतलब पहले 4 घंटे पढ़ाई होती थी, फिर 4 घंटे तक 4 घंटे पढ़ाई होने के बाद फ्रेश रहता आदमी तो ज्यादा देर तक क्लास चलता था। 4 घंटे के बाद आधे घंटे का हम लोग को ब्रेक मिल जाता था, लंच रिसेस। फिर 2 घंटे पढ़ाई होती थी, फिर 10 मिनट का एक ब्रेक होता था छोटा सा, फिर वापस से 2 घंटे पढ़ाई होकर के फिर हमारी छुट्टी हो जाती थी। तो दिस वाज व्हाट, दिस वाज फ्रीक्वेंसी, कि हमको कितनी बार ब्रेक मिला? हमको 2 बार। फ्रीक्वेंसी कितना था? हमको 2 बार ब्रेक मिलता था। अच्छा, फिर इंटरवल पे आते हैं। इंटरवल कितना कितना था हमारे ब्रेक का? पहला ब्रेक था हमारा 30 मिनट का,
दूसरा ब्रेक था हमारा 10 मिनट्स का। तो फटीग स्टडी, फटीग मतलब सबसे पहले समझिए, फटीग मतलब होता है थकावट। फटीग मतलब क्या होता है? थकावट। अगर कोई भी इंसान, मशीन तो है नहीं, हम लोग इंसान हैं, काम करते करते क्या हो जाते होंगे, काम करते करते हम लोग थक जाते होंगे। तो हमको रिफ्रेश होने के लिए क्या चाहिए? हमको रिफ्रेश होने के लिए ब्रेक चाहिए। तो फटीग स्टडी सिंपल सा बात बोलता है कि किसी भी एम्प्लॉय को कितने टाइम का ब्रेक दिया जाए, क्या बोलते हैं, कितने इंटरवल का ब्रेक दिया जाए, और कितने बार, कितने फ्रीक्वेंसी पे ब्रेक दिया जाए, ताकि उसका जो क्या बोले, एनर्जी लेवल हो, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी हो, क्या चीज, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी हो वो क्या हो, ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे वो क्या कर सके, काम कर सके। उसको कितना फ्रीक्वेंसी पे ब्रेक दें और कितने इंटरवल का ब्रेक दे। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 4 घंटे की पढ़ाई होने के बाद सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक होता, कितने मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक, बोलते 5 मिनट का ब्रेक है, जिसको जो खाना खा लो। अरे 5 मिनट तो नीचे जाके हाथ मुंह धो के आने में लग जाता है भाई, बिना हाथ धोए थोड़ी ना खाएंगे, सैनिटाइजर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं हम लोग लड़के हैं। तो पहले जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, फिर वापस आएंगे, टिफिन निकालेंगे, खाएंगे, फिर हाथ धोएंगे, वापस से नीचे आएंगे, फिर ना थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक दे रहा है भाई साहब, उसके बाद फिर से 2 घंटे पढ़ाने लग रहा है, फिर 5 मिनट का ब्रेक दे रहा है, फिर 2 घंटे पढ़ाने लग रहा है। तो हमारा स्टूडेंट्स पागल हो जाएगा। ब्रेक जरूरी है। फटीग स्टडी, टेलर अंकल बोलते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को, हम लोग इंसान है, मशीन नहीं है कि हम लोग बिना ब्रेक का बस स्विच ऑन किए और घन 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 चलने लग गए। इंसान है, हम लोग को ब्रेक चाहिए। तो फटीग स्टडी बहुत सिंपल सा बात बोलता है कि कितने इंटरवल पे, कितने इंटरवल का ब्रेक दिया जाए और कितने फ्रीक्वेंसी में ब्रेक दिया जाए, कितनी बार ब्रेक दिया जाए और कितने देर का ब्रेक दिया जाए, ताकि हमारे एम्प्लॉयज की जो भी एफिशिएंसी है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, वो मैक्सिमम रहे, ऑप्टिमम रहे। आखिरी जो हमारा टेक्निक है वो है पीस रेस सिस्टम। पीस रेट सिस्टम क्या होता है? कहते हैं कि हम लोग किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलर नेचर, मतलब सिमिलर रेट से पेमेंट नहीं होना चाहिए। टेलर अंकल बोल रहे हैं कि सिमिलर रेट से पेमेंट नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों? टेलर अंकल बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 रेट होना चाहिए। एक होना चाहिए लोअर रेट, पेमेंट का बात कर रहे हैं, हाँ, एक होता है हायर रेट। अब 2 रेट से पेमेंट क्यों? कह रहा है कि हर एम्प्लॉय जैसा काम थोड़ी ना करता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो बहुत फास्ट काम करते होंगे, एक काम को करने में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगाते होंगे। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो उसी काम को करने में पूरा दिन लगा देते होंगे, 8-8 घंटा तक वही काम को लेकर के बैठे हुए हैं। एक प्रोजेक्ट मिल गया, बॉस दे दिया, दिन भर बोला हाँ ठीक है एक काम करेंगे, पूरा दिन बिता देंगे। और कोई एक आदमी 1 घंटे में ही वो काम कर दे रहा है, पूरे दिन में 4-5 फाइल वो अकेले सल्टा दे रहा है। उसको भी 10,000 सैलरी मिले, और जो गधा है पूरे दिन में एक ही फाइल कंप्लीट कर रहा है, उसको भी अगर 10,000 सैलरी देंगे, तो जो दूसरा वाला है जो एक दिन में एक ही फाइल कर रहा है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो खुश रहेगा, हाँ ठीक है भाई। लेकिन जो एक दिन में 5 फाइल करके दे रहा है, 6 फाइल करके दे रहा है, उसको बुरा लगेगा कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर वो आप इंसान आप होते तो क्या आपको बुरा लगता कि नहीं? आप नहीं सोचते कि वो एक फाइल कर रहा है उसको भी 10,000, हम 6 फाइल कर रहे हैं हमको भी 10,000, तो फिर हम भी काम करना बंद कर देंगे। फिर हम भी अपना, फिर जानबूझ करके हम मोबाइल चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे, एकदम धीरे धीरे काम करेंगे और दिन में एक ही फाइल कंप्लीट करेंगे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ जल्दी बताइए? नुकसान तो ऑर्गेनाइजेशन का होगा। पहले ऑर्गेनाइजेशन को 6 + 1 7 फाइल कंप्लीट करके मिल रहा था, अब 1 + 1 2, क्योंकि ये भी एक ही फाइल करने लग गया। क्यों? क्योंकि दोनों को पैसा एक ही मिलता है। सिंपल सा बात बोलते हैं टेलर अंकल, जो अच्छे से काम करे, जिसका एफिशिएंसी ज्यादा हो, उसको कौन से रेट पे पेमेंट कर दो? उसको हायर रेट पे पेमेंट कर दो। और जिसका एफिशिएंसी क्या हो, कम रहे, उसको क्या कर दो? उसको लोअर रेट पे पेमेंट कर दो। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 रेट का होना जरूरी है। हायर रेट पे किसको पे करेंगे? जिस भी एम्प्लॉय का एफिशिएंसी, अच्छा थोड़ी देर पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी से पता चल जाएगा किसका एफिशिएंसी ज्यादा है, किसका एफिशिएंसी कम है। तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसको हायर रेट से पेमेंट कर दीजिएगा, और जिसका जिसका क्या होगा बोलिए, जिसका एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा, उसको लोअर रेट से पे कर दीजिएगा। दोनों खुश। अच्छा, लोअर वाले अगर गुस्सा करते हैं, लोअर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो ज्यादती है, सॉरी, लोअर वाले बोलते हैं ये तो ज्यादती है, हमको कम पेमेंट क्यों दे रहे हैं, उसको ज्यादा पेमेंट क्यों दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं ना भाई तू भी काम कर, तू भी 6 फाइल बना के दे, तुमको भी ज्यादा पैसा देंगे। तुम एक दिन में 1 फाइल करके देते हो, तुमको उतना पैसा देते हैं, वो एक दिन में 6 फाइल करके देता है, उसको ज्यादा पैसा देते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ाने, सॉरी, 2 रेट रखने से हो सकता है कि जो लोअर एफिशिएंसी वाला बंदा था, कल को वो भी अच्छे से काम करने की कोशिश करे, वो भी अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, इस लालच में कि उसको भी ज्यादा पैसा मिलेगा।
तो ये फायदा है अल्टीमेटली किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये हमारा था लास्ट टेक्निक, जो क्या था? पीस वेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम आपको लाइक करने के लिए बोलना भूल गए। आई होप आप लोग अपने मन से लाइक कर दिए होंगे। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपको अगर कोई भी डाउट आता है मन में, या आपको कोई भी क्वेरी है, या आपको कुछ और पढ़ने का मन है, कुछ और आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप अपने जो भी आपके कंसर्न है वो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। हम लोग एक एक कमेंट पढ़ते रहते हैं। उसके अलावा आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कीजिए, जिनको भी रिविजनरी वीडियो का जरूरत है, जो बाकी के फालतू वीडियोस वगैरह देख कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उनको ऐसा वीडियो ये शेयर कीजिए। उनको बोलिए कि क्रिस्प एंड सॉलिड कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। और सिर्फ बीएसटी का बात नहीं कर रहे हैं, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, तीनों के तीनों कोर सब्जेक्ट का हम लोग वीडियोस रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ए प्लस कॉमर्स क्लासेस के नाम से। और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग टाइम टू टाइम छोटे छोटे रील्स के फॉर्म में बहुत अच्छे से वीडियोस डालते हैं, छोटे छोटे, जिससे आपका कम टाइम में रिवीजन हो जाएगा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम के भी चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस बीइंग सेड, आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।